It is important to mix both the technical and fundamental. तो टेक्निकल तो जरूरी इसलिए कि कब एंट्री करनी है और कब Entry and एग्जिट exit is mainly decided by technicals. एंट्री सही टाइम पे कुछ ले तो लेते लेकिन एग्जिट तो किसी को भी नहीं पता कब प्रॉफिट बुक करना है। किसके हिसाब 2008 से? में बहुत टेक्निकल का इतना इंपॉर्टेंस था, 2020 में भी ऐसा ही इंपॉर्टेंस था। ये सारी कंपनियां कैश रिच कंपनी है। इन्फोसिस 1800 रुपए में अपना शेयर्स को बाईबैक कर रहा है, 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ इन्वेस्ट कर, दैट टू उन पे 40,000 करोड़ रुपए का कैश था। और ये एनवीडिया इसलिए फेमस है कि उसकी मार्केट कैप की वजह से। रिसेंटली दे हैव जस्ट क्रॉस $5 ट्रिलियन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मोर देन द जीडीपी ऑफ आवर नेशन। एआई का मेन चल रहा है यूएस में। एलॉन मस्क का ग्रॉक तो अमेजन के बाद ये आया 2000 में, अलीबाबा। उसके बाद 2014 में लिस्ट हुआ। उस टाइम में जो इसकी वैल्यूएशन थी $200-250 की वैल्यूएशन से शुरू हुआ था, $400 तक पहुंच गया था। सर आप उसको भी वॉच करते हो क्या? चाइना की कंपनी को भी वॉच करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की कंपनियों को देखते हैं हम। जब फेसबुक का शेयर $300 से $80 आ गया था, 2022 की बात है नहीं, जब स्नैपचैट भी एकदम से गिर गया था उसका शेयर। 200-250 का परचेज किया हुआ, $80 देख लेगा नीचे आदमी तो घबरा जाता है। यही तो साइकोलॉजी होती है सर। तो टेक्निकल एंड फंडामेंटल के बारे में जो मैं बता रहा था, टू डिसाइड इन व्हिच शेयर टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू इन्वेस्ट, यू हैव टू फॉलो बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल। फंडामेंटल देखना चाहिए कि कंपनी की वर्थ है कि नहीं इस रेट में बाइंग करने के लिए। अगर वंस यू डिसाइड कि भी हाँ कंपनी अच्छी है, इसकी फ्यूचर अच्छा है, इस शेयर्स में, इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन यू हैव टू मूव टू टेक्निकल। टेक्निकल से आपको टाइमिंग पता लगता है। एंट्री एंड एग्जिट आपको टेक्निकल से ही डिसाइड कर सकते हैं, और जब तक टेक्निकल नहीं देखेंगे आप राइट टाइम में एंट्री नहीं कर सकते और राइट टाइम में एग्जिट नहीं कर सकते। एंड ये बहुत मायने रखता है आपकी रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड करने के लिए कि राइट टाइम में लोग खरीद तो लेते हैं और फंडामेंटली साउंड भी है, कंपनी बढ़ रहा है, लेकिन सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाए, इसलिए एक साल बाद भी पता लगा कि रिटर्न तो उनका 5% भी नहीं रह गया, ये लॉस में आ गए, जबकि बीच में अगर एग्जिट करते 50% भी रिटर्न आ रहा था। तो ये चीज आप टेक्निकल से कर सकते हैं डिसाइड, और टेक्निकल और फंडामेंटल को मिक्स करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके, मैंने इसके ऊपर आई कैन टेक वन एपिसोड इटसेल्फ फॉर 1 hour टू एक्सप्लेन इन डेप्थ कि हाउ डज इट वर्क, हाउ बोथ द थिंग वर्क्स yes, टुगेदर, and how it is important to mix both the technical and fundamentals. ऑफ कोर्स वो टेक्निकल तो जरूरी इसलिए कि कब एंट्री करनी है और कब Entry and एग्जिट exit is mainly decided by technicals. सर एक्चुअली हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली एंट्री सही टाइम पे कुछ ले तो लेते लेकिन एग्जिट तो किसी को भी नहीं पता कब प्रॉफिट बुक करना है। Most of the ये people सबका fail in exit. पेन पॉइंट है। हाँ, तो एग्जिट का पॉइंट आई कैन टेल एट दैट इज फ्रॉम टेक्निकल। वेल दैट इज वेरी नाइस। आपने खुद बोला कि भाई ये पूरी पूरी एक एपिसोड बनेगा एंड पूरा अच्छा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देके शेयर्स का आई कैन टेल कि कैसे होता है, एंड उस शेयर्स की रेट की मूवमेंट देख के, ओके, उसकी फंडामेंटल समझ के, पूरा चार्ट देख के सामने वाला समझ पाएगा कि यस व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल बोथ। एंड हाउ टू अगर खाली एक चीज को फॉलो करते हैं आप फंडामेंटल को, तो कैसे आप फेलियर होते हैं स्टॉक मार्केट में, सक्सेस नहीं हो पाते, या खाली टेक्निकल को भी देखते हैं तो कैसे फेलियर होते हैं, वो आप उसी से समझ पाएंगे। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स कि जो भी इस मार्केट में लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं, कि टेक्निकल और फंडामेंटल की इंपोर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक अलग से एपिसोड करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ऑफ कोर्स नाइस। इसके लिए बिल्कुल एक अलग से आपसे टाइम लेंगे फिर से, और एक डेडिकेटेड will be एपिसोड very टेक्निकल और interesting. फंडामेंटल पे ही हम इट रखेंगे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग विद एग्जांपल्स। विद एग्जांपल, प्रैक्टिकल जो Practical मार्केट में examples. हुआ है, कैसे हुआ, एंड उस टाइम में क्या सोच रहे थे लोग जो टेक्निकल नहीं देखते थे, और टेक्निकल अगर देखते तो क्या सेव कर सकते थे। इसमें हम सर ऐसे भी रखेंगे 2020 2008 ये 2 पॉइंट रखेंगे। यस, इसके हिसाब 2008 से। में बहुत माने टेक्निकल का इतना इंपोर्टेंस था कि पूछो मत, 2020 में भी ऐसा ही इंपोर्टेंस था। और मैं व्यूअर्स के लिए बोल देता हूँ, अगर आपको कोई भी स्टॉक पूछना हो या आपकी नजर में कोई हो, प्लीज कमेंट्स में बताओ, हम दिलीप सर से नेक्स्ट एपिसोड में वो चीज पूछेंगे। जो भी आपने ढूंढ रखा हो स्टॉक, देयर आर मोर देन 5000 स्टॉक्स यस, इन आवर आई स्टॉक विल बी हैवी मार्केट। टू आंसर इन ऑल दी स्टॉक्स। आप सारे स्टॉक्स कमेंट से बताओ जो आपने पूछना है, सर उनका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके प्रैक्टिकली हमें अगले एपिसोड में करके दिखाएंगे। सर ने खुद बोला है। बिल्कुल, आई एग्री। डन। तो सर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे 2000 की बात करी थी तो सॉरी 2000 में तो .com बूम था, अब AI बूम चल रहा है। अब AI बूम चल रहा है, राइट। इसको आप कैसे देखते हैं? AI बूम में, जो .com बूम में था, ऐसे AI के नाम पे कोई इंडिया में कोई ऐसी कंपनी चला नहीं है अभी तो कहीं वर्क ही नहीं कर रही कोई ऐसी कंपनी, किसी ने AI के नाम पे इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्टेबल ऑप्शन ही नहीं है। AI का मेन चल रहा है यूएस में। जो सारे AI यूज करने वाले गूगल है, चाहे एनवीडिया ChatGPT है, हो,
आपका चाहे Gemini हो। फेसबुक है, ये सारे एआई बेस्ड डेवलपमेंट है इनमें। एलॉन मस्क का ग्रॉक। एलन मस्क का प्रोडक्ट, तो ये सारी चीज माने एआई का मेन इंपोर्टेंस यूएस में है भाई, इंडिया में नहीं है। हाँ, एआई का इतना इफेक्ट है इंडिया में एट प्रेजेंट आई विल से कि जो हमारे प्रैक्टिकल फंडामेंटल बेस आईटी कंपनीज थे, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये सारी कंपनी, एल&टी टेक, ये सारी कंपनी अंडर प्राइस हैं आज की डेट में। इनकी वैल्यूएशन नहीं बढ़ रहा है। पिछले 3-4 सालों से आप देखेंगे तो माने नीचे ही है। 3-4 साल पहले ही पीक बना दिए थे। क्योंकि तो सर सर्विस बेस्ड कंपनियां है ना, खुद से प्रोडक्ट तो वही अपना वही बनाती वही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि सर्विस बेस इनकी क्या था कि मेन बॉडी शॉपिंग बिजनेस था। तो एआई बेस होने से देयर इज ए रूमर इन द मार्केट और देयर इज ए सेइंग इन द मार्केट, बिलीव इन द मार्केट, कि एआई बेस होने से ये सारी बॉडी शॉपिंग वाला काम बहुत कम हो जाएगा। जो एक एआई माने ऑटोमेटिकली वो काम कर देगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते चीप थे। लेबर वाला काम कोडिंग का ऑटोमेशन हो जाएगा। कोडिंग का काम, ये सारा काम ऑटोमेशन से हो जाएगा। इसी वजह से इनकी डिमांड कम रहेगी बोल के बोला जा रहा है, और कुछ हद तक है, दिख भी गया है कि उनका काम कम हो रहा है। बट इसका इफेक्ट मेजरमेंट करने वाला है कि आगे के लिए ये माने रियल में ये आउटडेटेड हो जाएंगे ये सारी हमारी सॉफ्टवेयर कंपनियां, या दे कैन कॉम्पीट इन द मार्केट। तो टाइम ही बताएगा। दे कैन एडॉप्ट। मेरे हिसाब से, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, जो भी हमारी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस है, आपका टीसीएस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, ये आज की डेट में मैं कहूंगा कि अंडर वैल्यूड है, इसलिए कि ये सारी कंपनियां कैश रिच कंपनी है। आज देखिए इन्फोसिस 1800 रुपए में अपना शेयर्स को बाईबैक कर रहा है। 2 महीने पहले ही मेरे ख्याल से 18,000 करोड़ 18,000 करोड़ इन्वेस्ट कर 18,000 करोड़ की कंपनी पैसे बांट रहा है लोगों को। दैट टू उन पे 40,000 करोड़ रुपए का कैश था। तो इसका मतलब क्या है कि दे हैव गॉट सरप्लस मनी, they don't have any debt, and इतने साल हो गया टेक्नोलॉजी में they were leading, तो इट मीन्स कि ऐसी बात नहीं है कि उनके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, कि they cannot adopt AI also, they can do some development in towards AI, they can go for cloud business, definitely they will diversify into the modern technology based business and they will sustain because they have got sufficient cash reserves। सर इसमें मुझे क्या लगता है ना, जैसे मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एआई इतना एडवांस हो रहा है, हाँ, ठीक है, अब सब कुछ डेटा वीडियो की क्वालिटी और विजुअल्स में आ रहा है, हाँ, कंप्यूटेशन पावर बहुत चाहिए, हाँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड सारे डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए। yes, अब तो जो क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज भी तो फिजिकल स्टोरेज ही तो है एक तरीके की। हाँ, वहाँ बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, कैपेसिटी क्रिएट करना पड़ेगा। आज की डेट में आया था न्यूज इन्फोसिस वाले की कोई जा रहे हैं क्लाउड बिजनेस में, टीसीएस वाले किसी के साथ कोलैबोरेट किए, क्लाउड सेंटर खोलेंगे यहाँ इंडिया में स्टोरेज के लिए, दे आर वर्किंग। तो डेफिनेटली बिकॉज दे आर नॉट इंडेप्टेड, दे आर कैश रिच कंपनीज एंड दे हैव गॉट लॉन्ग एक्सपीरियंस इन आईटी बिजनेस, तो कुछ ना कुछ डाइवर्सिफाई करेंगे। एंड ये कंपनियां आज की डेट में जो वैल्यूएशंस है, मेरे हिसाब से आई विल से कि फंडामेंटली राइट वैल्यूएशंस है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक आदमी लेके इनको रख सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज दे आर डिविडेंड पेइंग कंपनीज। साल में 3-4 बार डिविडेंड देते हैं सारी आईटी कंपनियां। इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट कहो तो इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस यही है कि वो टेक्निकल से पता चलेगा किस पॉइंट पे इन्वेस्ट करना है, किस पॉइंट पे इन्वेस्ट करेंगे। वो आपने बोला है कि अगले एपिसोड में आप ढंग से बताओगे। 2020 और तो इसको 2008 नजर रखनी पड़ेगी, कहाँ ये चलने लगे तो वहीं पे आप इन्वेस्ट करो, तो यू विल गेट गुड रिटर्न। अंडरस्टूड। अगला जो मेरा पॉइंट है सर, एक एनवीडिया को लेके है। पूरी दुनिया में ये नाम छाया हुआ है, और ये एनवीडिया इसलिए फेमस है कि इसकी मार्केट कैप की वजह से। रिसेंटली दे हैव जस्ट क्रॉस $5 ट्रिलियन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मोर देन द जीडीपी ऑफ आवर नेशन। एब्सोल्युटली, उससे ज्यादा ही है काफी। हाँ, तो सर ये ट्रिलियन भी नहीं पहुंचा हमारा हाँ, जीडीपी, और वो 5 ट्रिलियन की तो छू के आ गए, छू के नीचे भी आ गए। 300 बिलियन 400 बिलियन एक दिन का उनका लॉस हो जाता है, मतलब शेयर की वैल्यू इस रेंज में होगा तो फिर होगा ही। सर ये जस्टिफाइड भी है? एक तो मैं पहले तो यही क्वेश्चन है, इतना वैल्यूएशन। कुछ मैंने एक्सपर्ट्स की वो देखी थी ओपिनियंस, कह रहे थे कि जितना मार्केट एनवीडिया को वैल्यू कर रही है आज की तारीख में, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को, उसकी मार्केट वैल्यू को, उतना प्रॉफिट के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रॉफिट रेशियो देखा जाए, तो अगले 20 साल बाद भी वो इतना प्रॉफिट नहीं कमाएगी जो उसको आज वैल्यूएशन मिल रही है, वो 20 साल बाद भी नहीं मिलती। मतलब कुछ तो एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं। थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरी पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूँ आपको एनवीडिया के बारे में। आई हैव गॉट फर्स्ट हैंड नॉलेज। जो चीज आप कह रहे हैं कि भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भी इसमें जो वैल्यूएशन आज की डेट में आ गया, मार्केट एक्सपर्ट्स जो भी कह रहे हैं कि आज की डेट में जो वैल्यूएशन इसकी है, अगले 10 साल 5 साल तक भी उतना पैसा नहीं कमाएंगे, उतना ही नहीं है। आई डोंट एग्री विद दिस एट ऑल। फ्यू पॉइंट्स ऑन दैट। पॉइंट्स ये है कि आज की डेट में हमारी जो न्यू टेक कंपनियां आ रहे हैं, उनकी माने कोई तो कुछ कंपनियां हैं जो प्रॉफिट में नहीं आए अभी तक, एंड पास्ट में हजारों करोड़ों की लॉसेस कर रखे हैं। प्रॉफिट में आएंगे तो पहले लॉस मेकअप करेंगे, पिछले जो लॉसेस हुए हैं वो मेकअप होगा, उसके बाद प्रॉफिट में आगे एक्यूमुलेशन होगा। माइनस से पहले जीरो में आएंगे। हाँ, जीरो में आएंगे उसके बाद। और उनको यहाँ पे 200, 300, 400 पी रेशियो में जो थोड़ी बहुत भी 25 पैसे 50 पैसे प्रॉफिट में आए, वो वैल्यूएशन दे रहे हैं। और जो जिसकी कि मैं कहूंगा अगले 10 साल 20 साल तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो प्रॉफिट में आ पाएंगे या
अच्छी प्रॉफिट में जो वैल्यूएशन आज के डेट में जस्टिफाई कर पाएंगे। उसकी रीजन ये है, मैं बताऊं, एक कंक्रीट एग्जांपल दूंगा कि कैसे हवा में घूम रहे हैं ये सारी न्यू टेक कंपनियों का। ई कॉमर्स कंपनियों के जो फास्ट बिगिनर तो नहीं कहूंगा, सेकंड बट फास्ट फेमस कंपनी वाज अलीबाबा ऑफ चाइना। उससे पहले अमेजन था ई कॉमर्स में, राइट। तो अमेजन के बाद ये आया 2000 में अलीबाबा, जैकमा का, ठीक है। एंड उसके बाद इसने 2014 में आईपीओ लाया अलीबाबा, 2014 में लिस्ट हुआ। एंड उस टाइम में जो इसकी वैल्यूएशन थी, इट वाज $200-250 की वैल्यूएशन से शुरू हुआ था, $400 तक पहुंच गया था स्टॉक प्राइस। $400 की स्टॉक प्राइस से ये नीचे आ गया $80। अच्छा, पीक 400 था, 480 आया। और आज की डेट में भी बढ़ के ये $160-70 हुआ है। जो इनिशियल आईपीओ आया उस टाइम में जो जिन लोगों ने खरीदा, आज भी वहीं पे है, उससे नीचे ही था, अभी जस्ट बढ़ा है ये, आज भी कोई प्रॉफिट में नहीं है। जबकि अलीबाबा नंबर 1 कंपनी इन ई कॉमर्स कंपनी, बहुत सक्सेसफुल, एंड पूरी सक्सेसफुल होने के बाद भी इनिशियल वैल्यूएशन नहीं पहुंचा। सर आप उसको भी वॉच करते हो क्या? चाइना की कंपनी को भी वॉच करते हो? बिल्कुल पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की कंपनियों को देखते हैं हम। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है और पूरा प्रॉफिट में आने के बाद ये 7-8 पी रेशियो में आ गया था अलीबाबा, और जो कि स्टार्टिंग में उसको 50-60-70 पी रेशियो दे रहे थे, तो प्रॉफिट जो सोच रहे थे उतना प्रॉफिट आ भी गया, तब भी वैल्यूएशन नहीं बढ़ा। तो ऐसे ही मेरा तो ओपिनियन है कि ये सारी जो न्यू एज कंपनी आए हैं और जो प्रोमोटर्स अपनी शेयर को अनलोड किए हैं, प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर 10-10, 20-20, 30-30 गुना करके प्राइस को बेचे हैं पब्लिक को। प्रोमोटर्स मतलब मैं लिसनर्स को बता दूं, जो मतलब जिस इंसान ने कंपनी शुरू करी, हाँ, जिसने शुरू किए थे, जिन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे लगाए थे प्रोमोटर के साथ मिलके, भी वीसी फर्म से पैसे लिए थे, इनिशियल पब्लिक माने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो किए थे, प्राइवेट इक्विटी लगाए थे, उन सबों ने अभी पब्लिक इश्यू का मतलब ये है कि उन्होंने ओरिजिनल प्रोमोटर ने डिसइन्वेस्ट किए अपने शेयर्स, 10 गुना 20 गुना पैसे बना के रिटेल पब्लिक को चेप दिए माल। एंड रिटेल पब्लिक आर थिंकिंग कि हम इन प्रोमोटरों से हम होशियार हैं, वो बेवकूफ हैं, अपना शेयर 200 रुपए में बेच रहे हैं, हम होशियार हैं, वो 200 का 400 हम कर देंगे। सर इसमें एक पॉइंट ये, सॉरी टू इंटरप्ट, यही निकल के आता है, जैसे आईपीओ का मतलब ये रिटेलर को देना है, रिटेलर से पैसा लेना नहीं। आईपीओ का ओरिजिनल मतलब होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड दैट मनी गोज टू द कंपनी, दैट मनी शुड, योर मनी व्हाटएवर यू आर पेइंग, दैट मनी शुड गो टू द कंपनी, बट हियर इट इज नॉट गोइंग टू द कंपनी, ये तो प्रोमोटर्स को जा रहा है, जो ओरिजिनल इन्वेस्टर। आईपीओ का फंडामेंटली चेंज हो गया, इन रियल सेंस दीज आर नॉट आईपीओ, दीज आर सेल ऑफ शेयर्स इन द मार्केट in a disguised way. Understood. In the name of IPO, people are selling their share to the retail investors, and I am 100% sure these retail investors who are investing in these companies अगले 10 साल तक भी नहीं कमाएंगे पैसे। बीच में ठीक है बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है, फिर नीचे आके 10 साल बाद में आज की प्राइस से नीचे दिखाऊं। लेकिन सर इसमें एक पॉइंट ये भी निकल के आता है ना, फिर वो नॉलेज वाली बात हो जाती है, या तो रिटेलर को फिर इतना पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन एक कंसेप्ट इसमें यही निकल के आता है कि हमेशा इंसान ऐसा सोचता है कि छोटी मैग्नेट बड़ी मैग्नेट से पैसा खींच लेगी, लेकिन होता हमेशा उल्टा ही है, बड़ी मैग्नेट छोटी मैग्नेट से खींच लेती है। तो रिटेलर के पास तो एक ही चीज बचती है, जस्ट हैव द नॉलेज फर्स्ट, थोड़ा सा अपने आप को फंडामेंटली करेक्ट करो, चीजें पढ़नी सीखो, थोड़ा टेक्निकली साउंड हो जाओ, खुद सोच के देखो कि आज इस कंपनी की इतनी इनकम है, मैं जो आज प्राइस दे रहा हूँ इसका शेयर खरीदने के लिए, तो ये प्राइस कितना इनकम होने से जस्टिफाइड है ये प्राइस, एंड उतना इनकम आप अपनी पूरी बियॉन्ड इमेजिनेशन भी इमेजिन करो कि अगले 5 साल 10 साल में पहुंच पाएगा क्या। आप खुद कहोगे अरे रे इतना तो आज की डेट में इसका 2000 करोड़ की सेल है, और मैं जो आज प्राइस दे रहा हूँ इसका 50,000 करोड़ की सेल पहुंच जाएगा, तब जाकर ये जस्टिफाइड है। तो आप सोच सकते हो क्या कि आज 2000 करोड़ है, 5-7 साल में 50,000 करोड़ पहुंच जाएगा। आप कहोगे नहीं इतना तो नहीं होगा, 5-7 हजार करोड़ हो जाएगा, 10,000 करोड़ हो जाएगा, 50,000 करोड़ तो नहीं होगा। तो अगर 50,000 करोड़ नहीं होगा तो ये वैल्यूएशन भी नहीं बैठेगा, ये जो वैल्यूएशन बैठेगा उसका 5 गुना वैल्यूएशन है आज की डेट। एंड अभी आप एनवीडिया के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको ये बता दूं, एनवीडिया का प्राइस भी आज भी 40-45 पी रेशियो में चल रहा है, इतना प्राइस बढ़ने के बाद भी, इतनी मार्केट कैप होने के बाद भी, और एनवीडिया के बारे में देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी की बात में जब आपको डिटेल नॉलेज नहीं होगा ना, किस लिए बढ़ रहा है ये प्राइस, क्या ये लोग कर रहे हैं, तो इससे आप करेक्ट रीडिंग नहीं कर सकते जब तक नॉलेज नहीं होगा आपको उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के काम के बारे में। एनवीडिया के बारे में जो आप कंसेप्ट कह रहे हैं कि लोग मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया, ये हो गया, मैं इसको डिनाई करता हूं, क्योंकि एनवीडिया के बारे में माय सन हु इज इन गूगल, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गूगल इन कैलिफोर्निया, Mountain View head office, he used to tell since last 3-4 years, and he was investing in this share continuously. Nvidia में ही, your son, my son himself, yes himself, okay, was investing in Nvidia. अच्छा, and he was saying कि पापा ये कंपनी का इसलिए मैं लगाता हूँ कि भी इसमें हमारी गूगल जैसे कंपनी इनसे चिप खरीद रहे हैं, 6-6 महीने एडवांस में पैसे देते हैं, तब भी नहीं देते माल जल्दी से, तब भी शॉर्टेज है, इतना डिमांड है इनकी, तो कैसे ही कंपनी पीछे जा सकता है। सर आपने अपने बेटे
बेटे को भी सिखाया स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स कैसे, मतलब Yes, किस उम्र yes. से सिखाया, पहले तो थोड़ा ये बताइए, तो मेरे लिए नया है भाई जानना। जो फंडामेंटल देखना चाहिए, क्या हम्म। बेसिस होता है, कैसे मार्केट क्रैश करता है, कैसे क्यों क्रैश करता है. किस एज में यू टॉट हिम लाइक व्हाट इज In मार्केट? the last 4-5 years, अच्छा। when he started investing in US market. ओके 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 ओके। तो simultaneously last time when I had stayed there for 6 months, US में कैलिफोर्निया में था मैं. तो उस टाइम बातों बातों में बताता था कि कैसे होता है, क्या वैल्यूएशन होती है, क्यों होती है, मार्केट क्रैश क्यों करता है, क्यों उठता है. जब फेसबुक का शेयर $300 से $80 आ गया था. 2022 की बात है ना ये? हाँ, 2022 में. हाँ, जब स्नैपचैट भी एकदम से गिर गया था उसका शेयर, हाँ, स्नैपचैट गिरा था. फेसबुक जो गिरा क्रैश था हुआ था एकदम। फेसबुक में. एंड उस टाइम मेरे बेटे ने लगा रखा था फेसबुक में भी. ही वाज शॉक्ड कि क्या हो गया, कि भी ऐसे कैसे. मेरे को भी फेसबुक कंपनी अच्छी लग रही थी, उसकी जो मॉडल था इट वाज लुकिंग गुड. तो मैं बोला कोई नहीं, पेशेंस रखो इसको. इस रेट में थोड़ा अनफॉर्चुनेटली वो नीचे रेट में नहीं ले पाया, क्योंकि डर गया. $200 का परचेज किया हुआ, $80 देख लेगा नीचे आदमी तो घबरा जाता है. उतनी एक्सपीरियंस नहीं था उनको. यही तो साइकोलॉजी होती है सर। हाँ, कि यही कब यही एंट्री होती है. करना है। बट व्हेन यू एंटर इनटू ए कंपनी, माने यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट कंपनी, क्या कर रहा है, क्या फ्यूचर में करेंगे, क्या कर सकते हैं ये लोग. तो ये फटेगा जरूर। तो वो होने से देन यू कैन टेक द डिसीजन. तो उसी हिसाब से नहीं लिए तो अब कहाँ $600 पहुंच गया फेसबुक. तो सर $80 से. आपने जैसे बताया कि आप तो एनवीडिया के बारे में मैं जो कह रहा था, इसलिए कह रहा था कि भी एज पर हिज वर्जन एनवीडिया फंडामेंटली बहुत साउंड है. एंड जो टेक्नोलॉजी उसके पास है, जो नानो चिप्स बना रहा है, आज की डेट में जल्दी से दूसरा कोई कंपनी बना भी नहीं पाएगा. इट विल टेक 5 years 10 years टू रीच टू दैट स्टेज. तो तब तक इसकी डिमांड रहेगा. वेयर एनवीडिया स्टैंडिंग राइट नाउ टुडे, इट इज, माने यू कैनॉट से हाईली ओवर प्राइस्ड. ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा जो होता चलो है. 5 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन मान लो, हाँ, 3.5 हाँ, ट्रिलियन हाँ, मान हाँ, लो, हाँ, but वो तो worth है. जस्टिफाइड है। वर्थ है. एंड कोई हवा में नहीं बढ़ रही है कंपनी. हार्डकोर माने चिप्स बना रहे हैं, जो चीज जिसकी डिमांड है, 6-6 महीने लाइन लगा के ले रहे हैं बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी. उसके वजह से है. इट्स नॉट के भी यहाँ हमारे जो इंडिया में टेक कंपनियां आए हैं आज की, हवा में घुमा रहे हैं, ऐसी नहीं है. सर आप जैसे वर्ल्ड मार्केट को भी देखते हो, आप कुछ यूएस की एनवीडिया को छोड़ के 2-4 और कंपनियों के नाम बता जो आपको अच्छी लगती है, फंडामेंटली साउंड है, टेक्निकली भी साउंड है। गूगल फंडामेंटली साउंड लगता है. गूगल तो मुझे मेरी फेवरेट है। हाँ, उसके अलावा माय सन इज वर्किंग इन द गूगल. सर गूगल तो कोई टीपीयू अभी बढ़ गया, बहुत जल्दी बढ़ गया है. गूगल 300 पार कर गया, $315-20 पहुंच गया. एनवीडिया जीपीयू बनाता है, गूगल कोई टीपीयू टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, वो अपनी चिप्स बना रहा है। गूगल भी Quantum computing दे आर द बिगिनर्स इन एआई. अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माने बिगिनर हैं गूगल. दे हैव गिवन द बर्थ टू एआई, Yes. ऐसा कह सकते हैं। तो बिल्कुल, तो इसलिए अभी एआई पे बहुत काम कर रहे हैं. और एकदम से ही आएंगे सामने हाँ हाँ, और अपने प्रोडक्ट लेके। बढ़ रहे हैं. दे आर प्रोग्रेसिंग, ऐसी बात नहीं है. फंडामेंटली साउंड कंपनी है गूगल भी है. फेसबुक इज आल्सो गुड, ऐसी बात नहीं है. और माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट तो है ही फंडामेंटली पूरा, माने सिंस बिगिनिंग इट इज डूइंग कंटिन्यूअसली, ग्रेजुअली इट इज गोइंग अप. कोई हवा वाली बात नहीं है माइक्रोसॉफ्ट. और एक और कंपनी आती है जिसका बहुत बड़ा नाम है एप्पल। एप्पल भी वर्ल्ड फेमस है. जो जब से आईफोन आया, एप्पल मुड़ के नहीं देखा पीछे. बट सर एप्पल का कहते हैं एप्पल इंटेलिजेंस का बहुत बात करता है, लेकिन एप्पल एआई को ढंग से इंटीग्रेट ही नहीं कर पाया। अभी नहीं 17 को भी करेंगे वो लोग. दे आर डूइंग इट. मतलब यू हैव द फर्म बिलीव कि फ्यूचर में वो कुछ हाँ, करेंगे हाँ। और एकदम से मैजिक करेंगे। हाँ, बस खाली ये कि डिमेरिट है इन कंपनियों में. मेरे हिसाब से यूएस का डाउनफॉल शुरू हो गया है. ओके, हाँ, यूएस का नेगेटिव जर्नी शुरू हो गया है. एंड दिस आई वाज सेइंग सिंस लास्ट 5 years. अच्छा। जबकि मेरा बेटा खुद यूएस में है, तब भी मैंने यूएस के बारे में जब बोलता था, रेसिस्ट करते थे वो लोग. अब वो मानने लगे यहाँ पापा सही कह रहे हो आपकी भी. क्यों सर, रीजन आपने क्यों सोचा ऐसा? रीजन क्या ये सोचा? है कि भी यूएस की जो डॉलर है, यूएस डॉलर इज स्टिल टुडे कमांडिंग द स्टेटस ऑफ रिजर्व करेंसी, दैट इज वर्ल्ड करेंसी. तो ये जो रिजर्व करेंसी स्टेटस है यूएस डॉलर का, ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है. मतलब अब आप कह रहे हो हेजेमनी खत्म हो जाएगी यूएस डॉलर की? यूएस डॉलर की हेजिंग खत्म हो जाएगी. यूएस डॉलर की जो स्टेटस है, अगर यूएस डॉलर को कोई दूसरी करेंसी सब्स्टिट्यूट कर लेता है रिजर्व करेंसी की स्टेटस, जैसे रशिया ब्रस्ट हो गया ना, ऐसे यूएस ब्रस्ट हो जाएगा एक दिन. तो भी इंडिया, चाइना, रशिया बना तो रहे हैं अपनी ट्रेड करेंसी. Yes, तभी 2029 का तो vision ब्रिक है। कंट्री के नाम लेते ही उसके दिमाग खराब हो जाता है ट्रम्प का, कि दैट इज द बिगिनिंग. अगर ये चारों मिल गए और अपनी करेंसी बना ली है, डॉलर को सब्स्टिट्यूट कर ली है, सब्स्टिट्यूट पैदा कर तो लिया. अमेरिका खत्म है, कहीं नहीं रहेगा. बिकॉज सर ये 3-4 नेशन ही मतलब 45% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. अरे 45%. चाइना आज की डेट में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा है अमेरिका को, टेक्नोलॉजी वाइज. ऑल रेस्पेक्ट, चाइना इज, मतलब अब चाइना तो टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ ही रहा है. वर्ल्ड की फैक्ट्री तो पता नहीं कब से बना हुआ था. वर्ल्ड की अब वो टेक्नोलॉजी में भी मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है चाइना. मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो अब टेक्नोलॉजी में भी इसलिए आगे आ रहा है. चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील ये मिल जाएंगे तो
यूएस कहाँ रहेगा? उसकी दादागिरी खत्म है यूएस की बता दूं। और जो चीज मैं मेरे हिसाब से अगले 10-15 साल में होता, अभी ट्रम्प आने के बाद तो यूएस पीपुल जो Fast forward हो हमारे जाएगा। बच्चे रह रहे हैं वो कह रहे हैं वो तो 5 साल में कर देगा काम। 5 साल में जल्दी कर देगा अब सर जो काम। 10-15 साल में कर रहे थे तो 5 साल में कर देगा। तो सर इसका मतलब तो आप तो इनडायरेक्टली ये कह रहे हो, अगर यूएस मार्केट गिरी तो वर्ल्ड मार्केट गिरेगी, इंडियन मार्केट भी गिरेगी, क्रैश होगी ये तो, बिल्कुल, माने ये चीज कभी भी हो सकता है। जब यूएस का कोलैप्स होगा। कोलैप्स होगा तो सारी टर्मोइल हो जाएगा, पूरी वर्ल्ड हो जाएगा, और ये 2-4 साल 5 साल में होने वाला है। तो सर आप ये बताओ, पहले कैश में लेके बैठे हैं हम। तो इसलिए बड़ी कॉशियसली यू हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। पेशेंसली यू हैव टू वेट और आल्सो। जैसे 2008 में लेमन ब्रदर्स का एपिसोड हुआ था, लेमन ब्रदर्स की वजह से यूएस में हुआ लेमन ब्रदर्स का कांड, इंडिया वाज नॉट एट ऑल इफेक्टेड बाय इट। जो यूएस में हुआ था दैट शुड बी लिमिटेड टू यूएस। इंडिया का राइजिंग फेज था एंड इंडियन इकोनॉमी वाज डूइंग वेरी वेरी वेल। आई वाज बुलिश एट दैट टाइम ऑन इंडियन इकोनॉमी। 2008 जनवरी की क्रैश के बाद मैं बुलिश था, लेकिन मई जून तक पुराना हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और दूसरा डाउन शुरू हो गया। जनवरी 21 के डाउन को क्रॉस कर गया नीचे, तो वहां पे डर लगा कि ये क्या होगा। लोअर हाई लोअर लो। हाँ, लोअर हाई लोअर लो बनते गया, और वहीं से 27 अक्टूबर 2008 को लेमन ब्रदर्स के एपिसोड की वजह से इंडिया में क्रैश हो गया। उस दिन पहुंच गया जो 6300 इंडेक्स था निफ्टी इन जनवरी 2008, 27 अक्टूबर को वो पहुंच गया 2240। 6300 से 2240, 1/3 अगेन 1/3 सीवियर फॉल। सर लेकिन 6300 था 2008 जनवरी में, यस, और जब 2020 मार्केट में क्रैश हुआ था तब 12,000 से 7,500, 1000 पॉइंट का जो डिफरेंस है। 2020 में जब क्रैश हुआ मार्केट तो निफ्टी 12,000 से 7,500 आ गया। दैट वाज आल्सो एन एब्सोल्यूट क्रैश, बॉटम था। और 2008 में हाई था 6400 आई गेस। हाँ 6300 या कितने नियर बाय थे, मतलब 12 साल की जर्नी में एकदम नियर बाय पहुंच गए थे। तो बिल्कुल पहुंच गए What थे। an एंड अगेन episode. जो अपॉर्चुनिटी आती है बाइंग के लिए, मैं कहूंगा जिसको इस मार्केट में नॉलेज जो रखता है, चाहे काम ना करे, नॉलेज रखता हो, टच में रहे, थोड़े बहुत भी इन्वेस्ट करके, 5-10 साल में एक अपॉर्चुनिटी आती है जहां लूट सकते हो आप इसमें। लूट लो पूरा, जितना बटोर सको बटोर लो, जितना बटोरना है बटोर लो। एंड ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है इस मार्केट, और ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों आती है इस मार्केट में, इसके ऊपर एक एपिसोड कर सकते हैं हम। बिल्कुल। डिटेल विथ एग्जांपल आई विल से, कैसे आती है अपॉर्चुनिटी, क्यों होता है, कौन करता है, ये सारी एग्जांपल देके आई कैन एक्सप्लेन कि ये अपॉर्चुनिटी 10 साल 15 साल 5 साल में आता ही आता है। और ये लिक्विडिटी क्रंच की वजह से ही क्रिएट होती है, ऑपरेटर की वजह से, ऑपरेटर की वजह से। सब ऑपरेटर क्रिएट करते हैं। लेमन ब्रदर्स का क्या सोच रहे हो आप? वाज इट ए नेचुरल फॉल? नो, इट वाज क्रिएटेड बाय ऑपरेटर। इट वाज अ मैन मेड थिंग, मैन मेड, टोटली मैनिपुलेटेड। इसके ऊपर पिक्चर बनी है अमेरिका में। इसके ऊपर पिक्चर बनी है, जो बर्नाके एंड वो थे, जो इसका लेमन ब्रदर्स का चीफ था उस टाइम, एंड जो यूएस के फाइनेंस का चीफ था, फेड का, दे वर एंटी एंड वंस अपॉन ए टाइम दे वर कॉलिग्स। पहले कलीग से फिर 36 का आंकड़ा, तो 36 का आंकड़ा हो गया और ये गवर्नमेंट की पावर में आ गया। उसने लेट डाउन किया उसको। लेमन ब्रदर्स सर 150 साल पुरानी कंपनी। लेमन ब्रदर्स 140 इयर्स ओल्ड कंपनी था एंड इट्स नेम वाज, जैसे आज इंडिया में आप कहो टाटा, बैंकों में एसबीआई कहो, ऐसा नाम था। हाँ ऐसा नाम था, माने टोटली ब्लू चिप कंपनी एंड हैविंग गुड रेपुटेशन, एंड उस कंपनी को जीरो कर दिया उन्होंने। एंड उसके वजह से, और ये प्लान था, मैं कैसे कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि एक एपिसोड बनाऊंगा टेक्निकल एंड फंडामेंटल क्यों दोनों देखना चाहिए, उसमें इसका एग्जांपल दूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू कैसे ये टेक्निकल काम किया वहां पे, कैसे यूएस में जो ये चीज प्लान किए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये चीज प्लान था बोल के, with proofs and facts, with proof and facts and figures। okay, उसकी छोटी सी हिंट्स देता हूं मैं कि अगर फैक्ट्स एंड फिगर ये है कि अगर ये चीज सही नहीं होता, तो उन्होंने जब हमारा इंडिया का टाटा स्टील का शेयर 25 रुपए से 50 रुपए, 50 रुपए से 75 रुपए ईपीएस बढ़ रहा है, और वो यूएस वाले बेचे जा रहे हैं उस शेयर को 25 रुपए ईपीएस में, तो 900 रुपए दे रहे थे, 50 रुपए जब ईपीएस आ गया, बढ़ गया, तो 450 रुपए दे रहे हैं। ईपीएस बढ़ गया और शेयर आधा हो गया, शेयर आधा कर दिए। अच्छा, उन्होंने ही किया सारा, शॉर्ट सेल करके, एंड शॉर्ट सेल करके, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट था वो बेच के सारा अपलोड कर दिया मार्केट में सारी। कोई उन्हें देख रहे हैं कि 25 से 50 हो गया, और 50 से जिस दिन 75 रुपए ईपीएस हो गया बढ़ के, अर्निंग पर शेयर 25 से 75 हो गई, 75 रुपए हो गया 3 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में 3 गुना ही हो गया। एंड जिस दिन 75 रुपए ईपीएस का रिजल्ट आया, वो दिन टाटा स्टील को 150 रुपए कर 900 से, 900 से। मतलब ये तो एकदम ही डिफरेंट स्टोरी हो गई। फंडामेंटली कंपनी करेक्ट है, हाँ, टेक्निकली पूरा तोड़ दिया, टेक्निकली पूरा तोड़ दिया। सर, तो कैसे तोड़े, क्यों तोड़े उन्होंने, कि बिना प्लानिंग के टाटा स्टील को बेच दिए इतना नीचे रेट में, जबकि इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली तोड़ा
तोड़ा गया उसे। तो क्यों तोड़े, कैसे करा तोड़े और दिया। कैसे उनके पास पावर था तोड़ने का, और उसको एक दिन दिखा देने का कि यस जो मैं सोच रहा हूँ वो सही था और मैंने जो किया सही किया, उसको भी प्रूव करने का कैसे उनके पास ताकत थी बिकॉज ऑफ मनी। दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। सर के साथ इस टॉपिक पे तो यार पूरा का पूरा एपिसोड, पता नहीं एक एंड एपिसोड इट विल बनेगा बी 2 बनेंगे। बनेगा, इट विल बी सो इंटरेस्टिंग आई टेल यू। लोग कान लगा के सुनेंगे, अरे क्या कैसे हुआ ये, क्यों ऐसे भी होता है। सर इसको बढ़िया तरीके से डिजाइन करेंगे फिर, चाहे एक एपिसोड लगे चाहे 2 लगे। ऑल पीपल हु विल हियर इट दे विल से अच्छा ऐसे भी होता है स्टॉक मार्केट में, ऐसे भी पावर है। सर थोड़ी नॉलेज तो लोगों की बढ़ेगी कम से कम। बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि- इंटरेस्टिंग एंड फैक्ट ये जानना चाहिए लोगों को जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं ना, उनको ऐसी एपिसोड्स पता होना चाहिए, इस चीज का हिस्ट्री पता होना चाहिए, कैसे होता है स्टॉक मार्केट में, क्यों होता है ये। और अगर हिस्ट्री पता नहीं होगी तो हिस्ट्री के बारे में एक बहुत बढ़िया फिर सेइंग मार है, खाएंगे। हिस्ट्री हाँ। रिपीट इटसेल्फ। हाँ, अगर बिल्कुल पता नहीं होगी बिल्कुल तो रिपीट फिर होता है, बिल्कुल रिपीट होता है। यू विल फॉल डाउन। तो सर ये आपने जैसे बताया, अभी आपने एक पॉइंट बोला था कि 5-10 साल में अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी हमें कोविड में मिली थी। हाँ, उस टाइम आप पे हम देखिए मैं वैसे पिछले गिनाता हूँ आपको अपॉर्चुनिटी। हर्षद मेहता एपिसोड के बाद अपॉर्चुनिटी मिली थी 1992। 1993 में। ओके ठीक है। 92 में बस्ट हुआ, बस्ट हुआ। 93 सितंबर तक इतना खराब हो गया था मार्केट, इतना नीचे हो गया था, 100 का माल 25 में मिल रहा था, ये समझ लो। ओके उस टाइम में इन्वेस्टर्स को आंख मीच के लगा सकता है। ठीक है, पहली अपॉर्चुनिटी। रियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो होता है कि लेके रख दो, भूल जाओ, कि टाइम लग सकता है 6 महीने साल लग सकता है, कोई बात नहीं, बट दैट इज वर्थ बाइंग करके रख लो आप। सर इसमें एक वॉरेन बफे की सेइंग आती है ना बहुत तगड़ी, जो कहते हैं कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन रेड टू ऑलवेज एंजॉय द ग्रीन। तो इसलिए सेकंड अपॉर्चुनिटी आई आपका 92 के बाद 2001 में, जब .com ब्रस्ट हुआ। मैंने आंख मीच के ले लो, 100 का माल 25 में मिल रहा था। लगभग 8 साल बाद। 2001 के बाद 2008 लेमन ब्रदर्स में आई, लगभग 7 साल और बाद। एक साल के अंदर 2 बार आई। जनवरी 2008 में भी आई एंड 27 अक्टूबर 2008 में आई लेमन ब्रदर्स। एक ही साल में 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली। जनवरी वाला जो आया हमारा इंडिया की टेक्निकल की वजह से आया, दैट वाज प्योरली डन बाय ऑपरेटर। जो ऑपरेटर काम करते हैं बीच बीच में, तो उसकी क्या इंपोर्टेंस है मैं अलग एपिसोड में समझाऊंगा कि कैसे ऑपरेटर क्यों ले गए थे ऊपर, क्यों लाए वो, और लाके फिर कैसे ऊपर ले जाते हैं। सारा तो मनी ऐसे जब ऑपरेटर के वजह से, एंड ये होता कैसे है, ये इसलिए पॉसिबल होता है इस मार्केट में बिकॉज ऑफ F&O ओनली, फ्यूचर एंड ऑप्शन। सर, जो एक सेकंड। डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, इसी की वजह से ये सारी पॉसिबल होता है। सर एक सेकंड, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वजह से ही, मतलब दे हैव द पावर टू लेट डाउन द मार्केट। यस, इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ओनली। स्पेकुलेटिव पोजीशन होती है, जिसके है। पास आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 5 लाख रुपए का खेल खेलते हो, तो जब टाइट हो जाएगा एक दिन में आपका 1 लाख रुपए उड़ा देंगे, कैपिटल खत्म। चार्ट्स देख देख के। हाँ, और वो काम करते हैं तभी आपको मार्केट से आउट करेंगे, लॉस कराएंगे आपके, तो प्रॉफिट उनका होगा। मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस गिव देम द पावर टू बिल्कुल, बिल्कुल, मैनिपुलेट द मार्केट इन हाँ, एनी वे हाँ। एट क्योंकि एनी टाइम। आज आप मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है, आप 1 लाख रुपए आपने, आपके कैपिटल है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट किए हैं आपने, अब उसको ऑपरेटर ने 50,000 रुपए ले आया, 50% मार्केट तोड़ दिया। कितने लोग ऐसे हैं डर के बेच जाएंगे? पड़ा है देखते हैं, जो भी है जल्दी से नहीं बेचते लोग, 50% पे भी हाँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते, पड़ा है, तो उसमें ऑपरेटर 100 का माल 50 लाख के कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। जब तक वो 10 नहीं लेके आएगा। हाँ, लेकिन आप अगर F&O में खरीद रखे हो, 1 लाख कैपिटल है और 5 लाख का ले रखे हो, 20% मार्जिन देके 5 लाख का टाटा स्टील खरीद लिया, मान लो उसको 5 लाख का 2.5 लाख कर देगा, तो क्या करोगे आप? 5 लाख का 4 लाख भी कर देगा, तो क्या 20% करोगे? उड़ गई आपका 1 आपकी। लाख कैपिटल है, 1 लाख उड़ रहा है और पैसा है नहीं, उसके बाद नीचे जाएगा तो मार्जिन देने के लिए पैसे है नहीं, नया लॉस देने पैसा के लिए कहाँ से पैसे है नहीं, लाएगा? तो यू हैव टू कंपल्सरीली स्क्वायर। ऊंचे में खरीदे, नीचे में बेचोगे आप, कंपल्सरीली 100% माल बेचोगे, तो उसमें नीचे कौन खरीदेगा? वो ऑपरेटर खरीदेगा जिसने नीचे लाया है। तो ये F&O में ही पॉसिबल होता है, कैश मार्केट में इतना पॉसिबल नहीं होता है। जो अपना सेविंग्स में लगा रखा है, ना म्यूचुअल यू फंड कैनॉट ना। कंपेल हिम टू सेल। सर एक बार ऑपरेटर को थोड़ा अपने वर्ड्स में क्लियरली हमारे व्यूअर्स के लिए बता दो, ऑपरेटर होता क्या है, किसे कहते हैं, क्या ये कार्टेल होता है, ग्रुप होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है, कौन होता है ऑपरेटर? आज भी बहुत लोगों को नहीं पता, ऑपरेटर नाम पता है लेकिन उसका यूज केस नहीं पता, होता कौन है? बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है, कौन होता है ऑपरेटर? भाई हम जैसे इन्वेस्टर ही तो होते हैं ना, ऑपरेटर कौन होता है? मेरा शुरू से कहना ये है, एक एग्जांपल देके कहता हूँ कि नोशनल एग्जांपल, ऑपरेटर वो होता है जिसके राइट हैंड साइड में मान लो 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी है, कैश है, 1 लाख करोड़ का कैश है जिसके एक पास। एग्जांपल है। एग्जांपल ऑपरेटर ऐसे भी हैं जिनके राइट हैंड साइड में 10 लाख करोड़ का भी लिक्विडिटी है, उनके पास कैश है, जैसे सर पैसा इसमें कहते हैं ना वॉरेन बफे हाँ। 10 लाख करोड़ का कैश लेके बैठे हुए तो हैं जो 2023 से। 2008 के लेमन ब्रदर्स का कांड किए थे, वो उनके पास 50 लाख करोड़ की कैश था और 50 लाख करोड़ की शेयर्स था, तभी ये काम कर पाए। 100 लाख करोड़ की हाँ, बात कर रहे हो आप। हाँ, ये फिगर ट्रिलियन। तो ये वही ऑपरेटर होते हैं जिसके पास मनी पावर होता है, उसको कहते हैं ऑपरेटर। कैसे? एक ऑपरेटर है मान लो, जो ऑपरेट करने की ताकत रखता है, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। मैनेज कर रहा है जो चीजों को। हाँ, ऑपरेटर करने की ताकत कैसे होता है? आज आपके पास 1 लाख करोड़ की बैंक में पड़ा है बैलेंस, ठीक है, 1 लाख करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ा है,
फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक शेयर कॉम्बिनेशन में बहुत सारे शेयर है, एक शेयर का एग्जाम्पल तो मान लो टाटा स्टील में आपका 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट पड़ा है और 1 लाख करोड़ इधर राइट हैंड में पड़ा है जिसमें आप लगा सकते हो टाटा स्टील और खरीद सकते हो। यू आर कन्विंस कि टाटा स्टील अच्छी शेयर है, मैं इसको लूंगा। लेकिन F&O मार्केट में आपकी इस कन्विक्शन के वजह से या मार्केट की न्यूज की वजह से जिनके पास 20,000 करोड़ है उन्होंने F&O में 20,000 करोड़ मार्जिन देके 1 लाख करोड़ का टाटा स्टील खरीद रखा है। F&O में पोजीशन है, करोड़ों शेयर में पोजीशन होती है ना F&O में। तो आपने ये चीज देख लिया कि अरे 1 लाख करोड़ की पोजीशन बना रखे हैं F&O में, टाटा स्टील में, नो डाउट इट इज ए गुड शेयर, आगे बढ़ेगा। इनको सबको बाहर निकालना है, एग्जिट करना। आज मैंने 1,000 रुपए में खरीदे इन्होंने और इनको 700 रुपए में, 600 रुपए में, 500 रुपए में, जितने में एग्जिट करना आप चाहेंगे, जिसका जितने ताकत है पूरा निचोड़ देना है। तो आप क्या करोगे, जो ऑपरेटर है उसके ऑपरेटर बोलते हैं 1 लाख करोड़ की इसके पास माल पड़ा है, ही विल स्टार्ट सेलिंग टाटा स्टील, मार्केट में डिलीवरी बेचेगा। पहले तो F&O में बेचा, लोग 1000 से 700 तक आते आते गले तक बढ़ जाते हैं, पूरा ले लो बढ़ेगा, आज बढ़ेगा उनके। उसके बाद डिलीवरी बेचना शुरू करेगा, डिलीवरी उठाने की ताकत नहीं है पब्लिक की। 700 से 600, 600 से 500, पता लगा 500 तक सारे कट गए, सब आउट हो गए, सब आउट हो गए, कंपल्सरीली आउट, क्योंकि पैसा है नहीं है, पैसा है नहीं और डालने के लिए, और फर्दर देने के लिए पैसा है ही नहीं है। तो जब आउट हो गए, उन्होंने बेचा, खरीदा कौन? ये ऑपरेटर ने खरीदा, उन्हीं के माल को और सस्ते में खरीदा, सस्ते में खरीदा। एंड ये कैसे कर पाया? बिकॉज ताकत है उसके पास, 1 लाख करोड़ की माल पड़ा था, मनी पावर था, उसको बेचा 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 तो ऑटोमेटिकली उन्होंने पब्लिक एग्जिट हो गए, तो उसने खरीद लिया सारा। तो मतलब यही एक इसमें से इसी को कहते हैं ऑपरेटर लर्निंग निकल के आती है कि बड़ी मैग्नेट छोटी मैग्नेट से हमेशा पैसा बिल्कुल कर लेती कहता है। एंड ये चीज ये ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है और इसको नीचे ले जा रहा है या ऊपर ले जाएगा, ये कहाँ से पता लगता है? टेक्निकल से। टेक्निकल सर, इस पे तो मतलब हमारे 3 पॉडकास्ट अभी बन जाएंगे, एक टेक्निकल का अलग रखेंगे, एक लेमन ब्रदर और 2020 क्रैश का अलग रखेंगे, और एक ये थोड़ा सा एक थर्ड हम रखेंगे जैसे आपने बताया, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। सर एक क्वेश्चन और था मेरा छोटा सा दिमाग में आ रहा था अभी आपसे बात करके, 4 to 40 की आपकी जर्नी थी, तो सर आपने उस टाइम कुछ ऐसा नहीं सोचा कि चलो यार एक सेफर इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे मार्केट के अलावा कहीं प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, आई हैव गुड लिक्विड, गुड फंड, उस टाइम पे प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत कम थे, तो ऐसा कुछ? तो उस टाइम किया मैंने 2004 में, जो नेटवर्थ मेरी इतनी अच्छी हो गई, 2-2.5 साल में अच्छा कमाया। मैं रजौरी गार्डन में एक फ्लैट में, एक फ्लोर में ऑफिस था मेरा ब्रोकिंग का और एक फ्लोर में मेरा घर था। आई इमीडिएटली परचेज्ड ए प्लॉट इन मानसरोवर गार्डन with 1 crore rupees. Okay, during those plot. time. And I built up a 4-storied huge building. Okay. 2006 में वहाँ शिफ्ट किया था। Nice. तो इन्वेस्ट किया उसके बाद। लेकिन ऐसा है कि मेरी जो मिस्टेक है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने और प्रॉपर्टी चाहता तो मेरे पास इतना सफिशिएंट लिक्विडिटी था कि और 2-3 प्लॉट खरीद सकता था, Obviously. लेकिन उस टाइम शेयर्स में इतना बढ़िया कमा रहा था मैं, इतनी बढ़िया अर्निंग थी, मैं बोला नहीं प्रॉपर्टी में क्या, शेयर मार्केट ही बढ़िया है। आपको ये लगा परसेंटेज ऑफ रिटर्न तो वहीं बढ़िया मिलेगी। शेयर मार्केट में जो है, इसमें क्या है, तो रहने के लिए, अपनी ऑफिस बनाने के लिए, घर के लिए, अपने रेसिडेंस के लिए खरीदा, पूरे फ्लोर, मैंने कोई रेंट पे नहीं दिया, कुछ नहीं, अपना ही रेसिडेंस। और 2008 में फिर आपको लॉस हुआ था? हाँ, 2008 में लॉस हुआ था, लेकिन उसको सस्टेन कर गया था। 2008 में जो लेमन ब्रदर्स एपिसोड हुआ, एट दैट टाइम यू कैन से आई वाज इन नेट माइनस में थे आप। 4 में 1 लाख टाटा स्टील था मेरे पास उस टाइम। 1 लाख शेयर से 1 लाख शेयर्स डिलीवरी थे। और किस रेट पे बाइंग किया था आपने? 600-700 की एवरेज होगा, 800 रुपए तक गया नहीं बेचा, 800-900 तक गया नहीं बेचा, जो फिर बाद में कितना गिर गया था? 150 रुपए आ गया था। कैन यू इमेजिन हाउ आई सस्टेन्ड दैट पीरियड? सर इसमें भी बहुत बड़ी लर्निंग निकल के आती है, क्योंकि बड़ी इन डेप्थ स्टडी किया जब लेमन ब्रदर्स कांड हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या फंडामेंटल देख के खरीदेगा आदमी, मैंने इतना ज्यादा फंडामेंटल देख के टाटा स्टील लिया था, फिर कैसे इसे हो गया ये। तो उससे लास्ट में निष्कर्ष ये निकला, ये सारी ऑपरेशन है, यूएस वाले ऑपरेट कर रहे थे और हुआ है, बट इट इज ए मैटर ऑफ टाइम, ज्यादा से ज्यादा 1 साल लग सकता है। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल के गया यूएस वापिस, वो घूम फिर के फिर यहीं आना है इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज द ओनली ग्रोइंग कंट्री जहाँ पैसे आएगा ही आएगा। ये फेथ लेके मैं कुल्ली कामली बैठा रहा 1 साल तक। मैंने 1 साल भी नहीं, 6 महीने में काम हो गया मेरा। मार्च 2009 आई वॉज कंफर्टेबल कि भाई ठीक है, अभी बढ़ेगा मार्केट, लग गया था टेक्निकल देख के, ओनली फ्रॉम टेक्निकल। अब रैली स्टार्ट हो गई। तब कितना था? एंड उस टाइम जो भी एक गुडविल था मेरा, तो हैवी लॉस होने के बाद भी, नोशनल लॉस था, कोई बेचा नहीं माल नीचे मैंने, लेकिन मैनेज किया उसको, स्टेज को कैसे भी करके मैनेज करना होगा आपको। तो आपने 150 पे फिर और बाइंग नहीं करी? पोर्टफोलियो में बाइंग किया। अगेन सेम एग्जांपल, जो 2001 में एक ने 1 करोड़ 40 लाख लगाया था। अच्छा, ऐसे कोई क्लाइंट मिला? ऐसे एक जो मैं कह रहा था, हमारे गाँव के उड़ीसा के इन्वेस्टर मिले। अच्छा, जो आपने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, उन्होंने लगाया था, और 6 महीने में डबल से ज्यादा। जो आपने छोटी सी स्टोरी बताई थी कि वो बोल रहे थे धीरे धीरे डाल, सब देख रहे हैं अकाउंट में पैसा धीरे धीरे। तो ऐसे टाइम में लगाता हूँ मैं, ऐसे टाइम में, क्योंकि अपने पास तो कैपिटल होता नहीं, टाइट है ऑलरेडी, जो पहले इन्वेस्टेड है उसी में फंसे हुए हैं। तो ऐसे टाइम में मैं पोर्टफोलियो मेरी
पोर्टफोलियो करने का स्टाइल ही यही हो गया कि भाई जो Understood. वर्स्ट पीरियड में अपना सारा एडजस्टेड है तो फिर दूसरों का पैसा देखो, क्योंकि दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाई। वर्थ है, पैसे नहीं है इसलिए बाई नहीं कर पा रहे हैं हम, तो पोर्टफोलियो में लगाओ पैसे, तो यू विल डेफिनेटली आर। तो उसी पीरियड को एनकेस करके मैंने, यू विल नॉट बिलीव, मार्च में मेरे टेक्निकल दिखाने लगा कि मार्केट अच्छा है। 18 मई 2009 को मैं पूरा, मेरा बुलिश पोजीशन था। ये लेमन ब्रदर्स का कांड होने के बाद पीपल वर सेटल्ड, दे हैड नो फेथ इन दिस मार्केट। कितने लोग तो आउट हो गए होंगे कभी। 6300 से जब 2240 आ गया था तो वहीं से थोड़ी बढ़ने लगा और ये 2300 2400 नहीं 2500 क्रॉस किया मार्च में। 16 मार्च एग्जैक्टली आई रिमेंबर द डेट। 16 मार्च को मेरा लाइन को क्रॉस किया। इन्वेस्टमेंट मैंने टेक्निकल इंडिकेटर दिया कि यहाँ से ऊपर है मार्केट। एंड 16 मार्च से 18 मई तक आई वाज टोटली बुलिश। इन्वेस्टमेंट तो जो था कुछ F&O पे पोजीशन बनाया था। एंड 18 मई 2009 को जो हुआ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हुआ इलेक्शन रिजल्ट आया। आज तक ना उसके बाद ना अभी पहले इंडेक्स कभी फ्रीज नहीं मारता इंडिया में। हायर साइड माने 10% में फ्रीज, खुला ही फ्रीज, सीधा खुलते ही अपर सर्किट, नेक्स्ट डे भी खुलते ही अपर सर्किट। अच्छा 2 दिन UPA2 जब आई, 2 दिन आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, पिछले 100 साल की माने सिंस बिगिनिंग आज तक कभी नहीं हुआ, ना आगे होगा अभी जल्दी से। 18 मई को जो रिजल्ट आया, मार्केट ओपन ही फ्रीज लगा के नहीं, लेकिन सर अभी उस दिन मेरा सारा प्लस पोजीशन था। जो मेरी 2008 में अक्टूबर में जो खराब पोजीशन हो गई थी टाटा स्टील 150 आने की वजह से और सारी मार्केट क्रैश होने की वजह से, 18 मई 2009 में ही आई वाज टोटली आउट ऑफ मूड। सर इसमें एक सेइंग निकल के आती है ना, बहुत फेमस ही सेइंग है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful and be fearful when others are greedy। उसको ये कहते हैं शेयर स्टॉक मार्केट में, व्हेन ऑल आर सेलिंग बाई एंड व्हेन ऑल आर बाइंग सेल डोंट बाई। लेकिन इसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे इस चीज का, कोई ना कोई हर रोज कोई बेचता है तो भी कोई खरीदता है, टेक्निकली कैसे इसे जानोगे? हाँ, कैसे जानोगे कि भाई क्या है? तो ऑल आर बाइंग और ऑल आर सेलिंग जो बोलते हैं उसका मीनिंग ये होता है, व्हेन द रिटेल इन्वेस्टर्स आर बाइंग एंड बिग इन्वेस्टर्स आर सेलिंग, इट मींस कि ऑल आर बाइंग माने 10 बड़े इन्वेस्टर बेच रहे हैं मान लो, या 50 बड़े इन्वेस्टर और 50 लाख छोटे इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, तो जिसको कहते हैं ऑल आर बाइंग, माने ज्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं, बड़े लोग बेच रहे हैं। और उसको कहते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर 50,000 बेच रहे हैं पैनिक होके जो भी है, और बड़े लोग बाइंग कर रहे हैं, उसको कहते हैं व्हेन ऑल आर सेलिंग बाई। तो इसको डिसाइड कैसे करोगे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, ये बहुत स्किल चाहिए इसके लिए। एंड उसी एग्जांपल को लेके मैं ये कहूंगा, आज की डेट में अगर देखोगे आप, सारे बड़े इन्वेस्टर्स जो प्रोमोटर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, आज कोई भी जो टेक्नोलॉजी कंपनी का इशू आ रहा है, बड़े बड़े IPO जो आ रहे हैं, उसमें 10 आदमी 20 आदमी बेच रहे हैं शेयर्स, और 10,000 आदमी 50,000 आदमी 1 लाख आदमी खरीद रहे हैं। एंड ये इन जनरल हो रहा है। आप इससे समझ जाओ कि भी क्या चीज है, व्हेन ऑल आर बाइंग, अभी ऑल आर बाइंग। और सर पैनिक का भी समझ में आता है, अगर 50,000 बेच रहे हैं इकट्ठे तो मतलब पैनिक है उनमें, जब भी तो एक साथ बेच रहे हैं, सीधा सा प्रिंसिपल है। 1000 लोग ले रहे हैं, 500 लोग ले रहे हैं, मतलब एंड दे आर वेल नॉलेजेबल पर्सन जो लेते हैं ना, और अभी जो बेच रहे हैं ना, दे आर ऑल नॉलेजेबल पर्सन, वेल वर्स्ड पर्सन, दे नो कंपनी इन एंड आउट, एंड बेच रहे हैं वो अपनी कंपनी का शेयर। और जो खरीद रहे हैं उनको कख नहीं पता, खाली हवा में खरीद रहे हैं कि मार्केट चल रहा है बढ़िया। एंड आज की डेट में जो मार्केट सस्टेन कर रहा है इतना, ये सारे जो शेयर चल रहे हैं, ये इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ SIP। पहले FIIs बहुत थे, अब कम हो गए, अब रिटेलर बहुत हो गए। इसकी रीजन दूसरा भी मैं बता रहा हूँ। आप SIP के वजह से हमारी गवर्नमेंट भी छाती ठोक के कहता है कि हमारी इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत कैपेबल हो गए हैं, दे कैन एब्जॉर्ब एनी काइंड ऑफ सेल फ्रॉम FII। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, हाँ, कैसे? ये इसलिए सिंस लास्ट 3-4 years FIIs आर कंटिन्यूअसली सेलिंग। 6-7 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं FII पिछले 4-5 सालों। एवरी ईयर दे आर सेलिंग एंड इंडियन इन्वेस्टर्स आर बाइंग। पिछले 2020 के बाद इतने ज्यादा इन्वेस्टर आ गए, 3 करोड़ से 20 करोड़ जो हो गए इन्वेस्टर्स। एंड 2020 में मैं कहूंगा कि 50,000 भी SIP के अकाउंट नहीं होंगे, आज 5 करोड़ SIP के अकाउंट होंगे, इतने इन्वेस्टर आ गए SIP में। और SIP को लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो रिकरिंग डिपॉजिट जैसे करते हैं बैंकों में, लोग कहते हैं कि कुछ पैसा रिकरिंग डिपॉजिट में डालते जाओ, हर महीने इकट्ठा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। वही सोच के लोग SIP कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये SIP पता लगा कि आज 5 लाख रुपए लगाया और 5 साल बाद वो 2.5 रह गया कि 3 रह गया, ऐसे भी होने वाला है। अंडरस्टूड। इसके ऊपर तो इट इज बिकॉज फंडामेंटल रीजन है। देखो मेरे पास FII आर सेलिंग। वर्ल्ड की जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादा होशियार है कि आप लोग, उनके पास तो मनी पावर भी है, जो चाहे वो कर देंगे आप, जो उन्होंने 2008 में किया। और आप छाती ठोक के SIP में पैसे दे रहे हो और SIP में म्यूचुअल फंड मैनेजर बाइंग कर रहा है, इसलिए मार्केट सस्टेन कर रहा है इंडिया का। अंडरस्टूड। काफी सारी बात हो गई, काफी सारे डिस्कशंस हमने करी सर, काफी सारे टॉपिक्स पे, बहुत अच्छा लगा। मेरी नॉलेज बहुत बढ़ गई इस पॉडकास्ट के बाद, और मुझे लग रहा है अभी पता नहीं, अभी दिलीप सर के पास कम से कम
हम 10-12 पॉडकास्ट का अभी और डेटा रखा है, हमें और सारे पॉडकास्ट शूट करने हैं। एंड थैंक यू सो मच दिलीप सर, हमें ये इतनी नॉलेज देने के लिए, आज हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए। एक चीज और मैं कहूंगा कि भाई आज की डेट में जो आगे अभी इंडेक्स बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहूंगा सितंबर 2024 में जनरल इन्वेस्टर्स की, रिटेल इन्वेस्टर जितने भी हैं, जो पोर्टफोलियो था, आज निफ्टी न्यू हाई में है, उसके बावजूद सबकी माइनस है। पोर्टफोलियो माइनस में होगा आज की डेट। एक्चुअल ऐसा ही है। हाँ, और आगे और ज्यादा ही होने वाला है। आई हैव सीन फ्रॉम 2011 टू 2018, 2011 से 2018 तक जो एपिसोड चला था, यही पैटर्न है। यही पैटर्न है, अभी भी वही चलेगा। 2011 से 2018 में स्मॉल कैप, मिड कैप डाउनवर्ड साइड, निफ्टी लार्ज कैप, बिग शेयर्स अपवर्ड साइड। Blue तो chips। इसलिए निफ्टी बढ़ रहा था, बाकी शेयर गिर रहे थे। ब्लू चिप्स ऊपर जा रहे थे, बाकी वही चीज रहेगा आज की डेट में। जो लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप, मेनली यू कैन से निफ्टी एंड बीएसई सेंसेक्स कंपनीज, टॉप ये तो ऊपर रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन थोड़े बहुत के ऊपर रहेगा, मेंटेन करेगा। बट स्मॉल कैप, मिड कैप जो है ना, वो सारा नीचे जाएंगे, रॉक बॉटम जाएगा। हाँ, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उससे आप समझ जाओगे कैसा हो रहा है। जब मार्केट 26,000 इंडेक्स गया था निफ्टी, तो हिमाचल 160 रुपए था सितंबर 2024 में। जब वहां से गिरा तो ये गिरते गिरते आया 80 रुपए। फिर मार्केट इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा तो ये 90-100 पहुंचा। उसके बाद थोड़ी इंडेक्स नीचे आया तो ये 70 आ गया, और इंडेक्स ऊपर पहुंच के फिर दोबारा नया हाई पहुंचा दिया। 26,000। ये आज की डेट में भी 70 रुपए में है 160 से। ऐसे दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल मिड कैप, स्मॉल कैप का। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो कि नया लो लगा रहे हैं और निफ्टी नया हाई लगा रहा है। अंडरस्टूड। तो ये सारे डिस्कशन आपसे हम फर्दर पॉडकास्ट में रखेंगे, और आपके साथ में, जैसे मैंने बताया, सर के साथ कम से कम 10 पॉडकास्ट का डेटा भी रखा हुआ है पेंडिंग, जो हम फ्यूचर में करेंगे सर के साथ। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर लेटिंग अस नो द नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट। एंड आपको अगर पसंद आया पॉडकास्ट तो यार, पसंद आया तो लाइक तो करोगे ही। और अगर आपको कुछ पूछना है सर से, हमसे, या हम सर से नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या पूछे, तो प्लीज कॉमेंट्स में जरूर बताना। कॉमेंट्स हम एक एक रीड करेंगे और आपके एक एक क्वेश्चन को I will नेक्स्ट reply. एपिसोड में पुटअप करेंगे सर के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गाइस। Thanks.